वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस कोर्स में। मेरा नाम शशि शेखर राय है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये होते क्या हैं। तो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ाई की होगी एल्केन्स की और एल्कीन्स की, एल्काइंस की। तो यदि ये सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है आपके पास, आप सभी जानते हैं कि इसका नाम मीथेन है। तो इसमें से यदि हम एक हाइड्रोजन हटा लें और उसकी जगह X, यहां पर X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी हो सकता है, यानी यहां पर X कोई हैलोजन एटम है। तो अगर हम एल्केन्स का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें एक हैलोजन एटम से, तो हमको जो मिलता है इसको हम हैलो एल्केन बोलते हैं, या फिर इसको और एल्काइल हैलाइड भी कहा जा सकता है। इसको हम हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन हटा के कोई हैलोजन एटम लगाएं तो वो हैलो एरीन कहलाता है। देखिए, तो ये एक हैलो एल्केन है, ये एक हैलो एरीन है। या इस हैलो एरीन को हम एल्काइल एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो इतना आप नोट करें। तो बच्चों, हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। जैसे कि आप अगर एनसीईआरटी बुक अपनी देखेंगे तो उसमें आपको पहले ही पेज पर मिल जाएगा। जैसे एक एंटीबायोटिक है क्लोरामफेनिकॉल। तो ये क्लोरामफेनिकॉल ये एक एंटीबायोटिक है जो कि एक हैलोजन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से आप लोगों ने एक दवा का नाम आजकल बहुत सुना होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये एक मलेरिया के पेशेंट्स को दी जाने वाली दवा है, जो कि एक फिर से अल्काइल हैलाइड है। और इसका नाम अभी आपने सुना होगा, काफी फेमस हुआ था। इसको कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बट ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ये क्लोरोक्विन नाम से ये दवा लिखी हुई है। क्लोरोक्विन एक अल्काइल हैलाइड है, और जो पेशेंट्स क्लोरोक्विन सेंसिटिव होते हैं उन्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फिर ये दवा दी जाती है। इसके अलावा ये बहुत सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं इनको। जैसे कि ये मॉलिक्यूल आप देखें, ये है टेट्राक्लोरोमीथेन। ये सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। इसके अलावा और एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला मॉलिक्यूल है डाइक्लोरोमीथेन। ये डाइक्लोरोमीथेन भी सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है। तो इनके बहुत सारे यूजेस हैं, इसीलिए हमें इनकी पढ़ाई करना जरूरी है। तो इसके बाद हम इनके क्लासिफिकेशन की तरफ पढ़ने को मिलेगा। इनको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, फिर इनको किस तरह से नेमिंग की जाती है। तो मुझे लगता है नेमिंग हम लोगों ने डिस्कस पहले भी की हुई है क्लास 11th में, तो उस पर उतना जोर ना देते हुए हम लोग पहले थोड़ा सा इनकी रिएक्शंस को देखते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
तो बच्चों वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना होगा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर आप इनकी केमिकल रिएक्शंस पे जाते हैं। बट हम लोग थोड़ा यहाँ पर चेंज करेंगे उसको, और पहले इनकी जो एक इस क्लास के कंपाउंड कहा जाए एल्काइल हैलाइड जो एक खास रिएक्शन शो करते हैं, उसको हम लोग पहले थोड़ा सा इंट्रोस का देखेंगे और उसके बाद उनका मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। तो यहां पर ये आप देखेंगे, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जैसा कि यहां आप नाम में ही देख सकते हैं, ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आप अपने क्लास 11th की पढ़ाई से जानते होंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर लेता है, ठीक है। तो जैसे कि एक रिएक्शन में यहां पर लिखूं, तो ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं NU, इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। RL ये इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट है। अब जाहिर सी बात है, कोई रिएक्शन होती है तो गैस फेज में हो सकती है या किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। तो यहां सॉल्वेंट का, इन खास तरह के रिएक्शंस में सॉल्वेंट का बहुत महत्व है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मानिए कि ये किसी सॉल्वेंट में हो रही है, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और यहां पर ये जो L और जिसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं L माइनस, ये यहां पर एक लीविंग ग्रुप है। तो ये एक जनरल स्कीम है, एक खास कैटेगरी या एक खास क्लास ऑफ रिएक्शंस की, जिसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो आप लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल ने R के साथ बॉन्ड बना लिया और L यहां पर रिप्लेस हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। L को सब्स्टिट्यूट कर लिया न्यूक्लियोफाइल ने, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरी बात, इसमें यहां पर एक वर्ड जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये रिएक्शन इनिशिएट की है न्यूक्लियोफाइल ने। ये रिएक्शन होने की वजह ये न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल, आप जैसा कि जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कोई ऐसा स्पीशीज होता है जिसके पास अनशेयर्ड पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जैसे कि आप OH माइनस, इसको एक न्यूक्लियोफाइल समझ सकते हैं। ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ये बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा ये वाटर मॉलिक्यूल, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है इस रिएक्शन में। इसमें आप देख रहे हैं इसके पास लोन पेयर्स हैं, इस लोन पेयर की मदद से यहां इस R से बॉन्ड बना सकता है। तो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एक खास बात होती है कि इनमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस R या एल्काइल ग्रुप से बॉन्ड बनाता है। R यहां पर क्या है, R यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से इस R से बॉन्ड करता है, और ये लीविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ लीव करता है। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी होगी, न्यूक्लियोफाइल पे हो सकता है चार्ज हो या ना भी हो, इसी तरह से लीविंग ग्रुप पर भी हो सकता है चार्ज हो या ना भी हो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके अभी समझाता हूं। तो जैसे बच्चों आप यहां इस एग्जांपल को देखिए,
तो अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो था वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से यहां बॉन्ड बनाया, और अब यहां पर जो लीविंग ग्रुप था, लीविंग ग्रुप के ऊपर पहले से चार्ज था। पहले जो लीविंग ग्रुप था उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यहां पर लीविंग ग्रुप के ऊपर चार्ज है। तो यहां पर जब ऐसा लीविंग ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज होगा वो लीविंग ग्रुप की तरह जब बाहर निकलेगा तो वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह बाहर निकलेगा। तो मैंने आपको इस एग्जांपल से ये बताने की कोशिश की कि जरूरी नहीं है कि हमारे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज होगा, वो चार्ज हो भी सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। इसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि जो लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा वो चार्ज ही होगा, वो चार्ज भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये एक ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक ओवरव्यू था। अब इसमें आप एक खास बात देख रहे हैं, ये जो सबस्ट्रेट में कार्बन और जो भी लीविंग ग्रुप है उसके बीच का बॉन्ड टूटना है और न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। इन दोनों बातों का जो होने का सीक्वेंस है, मतलब कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल जिस समय इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है उसी समय ये लीविंग ग्रुप यहां से हट जाता है, या फिर ये लीविंग ग्रुप यहां से पहले हट जाता है उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल इससे बॉन्ड बनाता है। इन दोनों घटनाओं के होने का जो समय है उसके हिसाब से हम इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो SN1 हो जाएगी या तो SN2 हो जाएगी। तो बच्चों ये इस एग्जांपल को देखिए आप जरा। ये एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लिखी है। अब इस रिएक्शन के होने का एक तरीका ये हो सकता है कि पहले ये जो सबस्ट्रेट है, रिएक्शन का सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट पे से लीविंग ग्रुप चला जाए। यानी ये इस रिएक्शन का पहला स्टेप हुआ। ये हुआ क्या, ये जो बॉन्ड था सबस्ट्रेट में कार्बन और लीविंग ग्रुप का, ये किसी असिस्टेंस के चलते टूट जाए। किसी असिस्टेंस के चलते, ये कहने का क्या मतलब है, ये बॉन्ड है और ये एक कार्बन हैलोजन बॉन्ड हो सकता है या और भी कोई लीविंग ग्रुप हो सकता है, ये बॉन्ड पोलर हो सकता है। तो पोलर बॉन्ड है, इसका मतलब यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और लीविंग ग्रुप के ऊपर डेल्टा माइनस होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये मॉलिक्यूल अपने आप टूट जाएगा। बॉन्ड हालांकि पोलर है लेकिन इसके पोलर होने का यह मतलब नहीं है कि यह बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा। तो यह बॉन्ड अपने आप नहीं टूटता है, इसके टूटने में न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट दोनों असिस्ट करते हैं। तो इस बॉन्ड के टूटने में न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट दोनों असिस्ट करते हैं। तो यहां पर रिएक्शन में जहां पहला स्टेप इस बॉन्ड का टूटना है सॉल्वेंट की मदद से, सॉल्वेंट की असिस्टेंस से यह बॉन्ड पहले ही टूट जाता है। तो यहां पर यह जनरेट हो गया R+। R+ का मतलब है कि यहां एक कार्बन एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकैटायन। क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन कहलाता है। तो आपने देखा कि यहां रिएक्शन के पहले स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अब अगला स्टेप बहुत ही आसान होगा। इस कार्बोकैटायन के ऊपर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और इससे बॉन्ड कर लेगा। तो इस स्टेप में एक बॉन्ड बन गया, यहां पर एक बॉन्ड टूटा और यहां पर एक नया बॉन्ड बन गया। तो ये आपको यहां ध्यान रखना है
कि ये बॉन्ड टूटने की जो प्रक्रिया है इसमें एनर्जी लगेगी। बॉन्ड टूटने की जो प्रक्रिया है ये एनर्जी लेगी। तो इस स्टेप में एनर्जी लगेगी। और ये स्टेप आप जो देख रहे हैं यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उनको एक बॉन्ड बना लेना है। तो यहां बॉन्ड बन रहा है तो इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी। तो अब आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेप फास्ट होगा और कौन सा स्टेप स्लो होगा। सिंस एनर्जी दे के यहां बॉन्ड तोड़ा जाना है इसलिए ये स्टेप स्लो होगा। लेकिन यहां पर सिर्फ एक बॉन्ड बनना है, पहले से ही चार्ज पार्टिकल मौजूद है, या अगर चार्ज पार्टिकल मौजूद नहीं है तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो ये इसीलिए ये स्टेप आसान होगा और इसीलिए ये स्टेप फास्ट होगा। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के होने का एक तरीका ये हो सकता है। तो इसके होने का जो ये तरीका है, यानी 2 स्टेप में अगर ये रिएक्शन हुई तो हम लोग इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, या शॉर्ट में लिखते हैं इसे SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में खास बात क्या हुई, पहले स्टेप में जो लीविंग ग्रुप था, और या फिर कहा जाए जो सबस्ट्रेट था, उसने लीविंग ग्रुप को हटा दिया सॉल्वेंट की मदद से, और यहां पर एक कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। उस जनरेटेड कार्बोकैटायन ने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन किया और हमें हमारा प्रोडक्ट दे दिया। ये स्टेप स्लो होगा, पहला स्टेप स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि यहां पर बॉन्ड टूटना है। दूसरा स्टेप फास्ट क्यों होगा? क्योंकि यहां पर सिर्फ बॉन्ड बनना है। याद रखिएगा आप हमेशा कि जब कहीं पर बॉन्ड टूटना हो और बॉन्ड बनना हो, या एक मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जो कई सारे स्टेप्स में हो रही हो, तो जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो चूंकि ये स्लो स्टेप है इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। अब हम इसके नाम को जरा डिस्कस करते हैं। आपने देखा ये S का मतलब है यहां पर सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक, और यहां पर 1 क्यों लिखा गया है ये अब मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अभी आपको मैंने बताया कि इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है, जो ये शॉर्ट फॉर्म आप देख रहे हैं यहां पर, इसका फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो अब हम लोग जरा देखेंगे कि इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं। तो जब इस रिएक्शन के ऊपर काइनेटिक स्टडीज की गई, आप लोग आगे अपने 12th के फिजिकल के सिलेबस में केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर होता है। रिएक्शन का ऑर्डर होता है, इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रही है, उसी को काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन में, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर में, हम ये देखते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है सिर्फ हमारे सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि रेट जो रिएक्शन का है वो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और अगर यहां हम देखें तो इसकी पावर क्या है, तो हम कह सकते हैं 1। तो रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है, रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है, उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब इन रिएक्शन के केसेस में काइनेटिक स्टडीज की गई तो हमने ये पाया कि जो रेट है इस रिएक्शन का वो सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता
क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमारी रिएक्शन क्या थी, न्यूक्लियोफाइल जनरल रिएक्शन तो हमारी यही थी। तो हमने इसमें यह पाया कि जो रिएक्शन हुई वो 2 स्टेप में हुई, पहले कार्बोकेटायन बना, फिर कार्बोकेटायन ने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट किया, तो वो SN1 पाथवे कहलाया। तो SN1 पाथवे में खास बात हमने क्या पाई, SN1 पाथवे में हमने खास बात ये पाई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल नहीं है विद इन एक्सपेरिमेंटल लिमिट्स। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी इस पे पावर 1 है, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है। अभी आप आगे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे एक और रिएक्शन होगा जिसको हम SN2 कहेंगे, उसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। वहां हम देखेंगे कि जो रिएक्शन का रेट है वो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल तो होगा ही होगा, साथ में न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल भी होगा।